फटाफट में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं वरुण दुबे और इस शो में हम फटाफट अंदाज में स्टॉक्स की करेंगे चर्चा और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि मार्केट में आज आपको किस तरह का ट्रेड लेना है गिवन द फैक्ट कि कल छुट्टी है और उसके बाद फ्राइडे को हमारे मार्केट्स खुले हैं। लेकिन उसके पहले आज की बड़ी बातें देख लेते हैं। सबसे पहले आरबीआई की पॉलिसी फोकस में थी और उसके चलते आपको मार्केट में एक्शन देखने मिल रहा है, जहां पे निफ्टी में 100 अंकों की गिरावट देखने मिल रही है। 22,450 के नीचे जो है वो फिलहाल निफ्टी ट्रेड कर रहा है और केवल निफ्टी नहीं, काफ़ी सारे सेक्टर जो है वो भी आज फोकस में है। आप देखिए आरबीआई पॉलिसी के बाद बैंक निफ्टी 300 अंकों के आसपास की गिरावट यहाँ पे देखने मिल रही है। तो ये एक सेक्टर है जो कि आज काफ़ी कमज़ोर हुआ है, आधा % की गिरावट जो है वो यहाँ पे देखी जा रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आईटी, सरकारी बैंक, मेटल्स, यहाँ पे बिकवाली देखने मिल रही है। जाहिर सी बात है मेटल्स पे तो चीन पे जो टैरिफ बढ़ाया गया है उसका असर जो है वो काफ़ी हद तक देखने मिल रहा है और आईटी पे तो कुछ डाउनग्रेड भी आए हैं, उसका भी असर देखा जा रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे है, करीब 1/4 से 0.5% के आसपास की गिरावट जो है वो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने मिल रही है। तो पेन जो है वो ब्रॉडर मार्केट में साफ समझ में आ रहा है। वहीं एफएमसीजी और ऑटो शेयर को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आज अच्छी खासी रफ्तार देखने मिल रही है। जो रेट कट किया गया है उसका काफ़ी हद तक इम्पैक्ट यहाँ पे देखने मिल रहा है। स्काईमेट का जो अनुमान आया है उसका भी इम्पैक्ट जो है वो एफएमसीजी और ऑटो क्षेत्र की कंपनियों पे देखने मिल रहा है। तो ये है आज का लबोलुबाब कि किस तरह का मार्केट जो है एक्शन जो है वो आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल रहा है। लेकिन इस एक्शन को कैसे समझे और फिलहाल पोजीशन लेने के जाने का समय है या फिर मार्केट से दूर रहने का समय है, रणनीति क्या होनी चाहिए, सब बताने के लिए हमारे साथ निर्मल बैंक के अमित भुप्तानी जुड़ चुके हैं। अमित जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका 18 हाउस स्वदेश पे। सर, क्या करना चाहिए मार्केट में? कल तो छुट्टी है और आज रात से वो टैरिफ भी लगने वाला है, तो कोई पोजीशन लेके जाऊं कि नहीं जाऊं और लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है ये भी बताइए सर। गुड आफ्टरनून। अगर हम देखिए यहाँ से तो पोजीशन लेके जाना थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है, स्टॉक स्पेसिफिक रहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। करंटली हम देखिए यहाँ से तो निफ्टी में अपसाइड में जो यहाँ से ब्रेकआउट लेवल जो बता रहे वो 22,800 का लेवल और डाउन साइड में हम देखिए तो 21,700 का एक सपोर्टिव लेवल बनते हुए देखने मिल रहा है। 21,700 जो सपोर्ट लेवल बनते हुए देखने मिल रहे हैं, मेजर सपोर्ट बनते हुए देखने मिल रहा है। यहाँ ऐसे कॉशियस डेटा जो हमें देखने मिल रहा है वो इंडिया विक्स करंटली हम देखें यहाँ से जो 21 के आसपास चलते हुए देखने मिल रहे हैं। परसों के सेशन में हमने देखा ऑलमोस्ट 68% का शूटअप हमें इंडिया विक्स में देखने मिला था। तो जब तक इंडिया विक्स यहाँ से 16 के नीचे आता नहीं है तब तक मैं कहूंगा यहाँ से वॉलेटिलिटी खत्म नहीं होने वाली है। 16 के नीचे एक बार इंडिया विक्स आ जाता है उसके बाद मैं कहूंगा यहाँ से मोमेंटम अच्छा खासा बनेगा और स्टेबिलिटी भी अच्छी खासी बन सकती है। बट करंटली यहाँ से हम देखें मार्केट की हम सिचुएशन तो मुझे और थोड़ी बहुत यहाँ से कॉशियसनेस हमें आने वाले दिनों में देखने मिल सकती है। नेक्स्ट 2 से 3 दिन हमें वॉलेटिलिटी अच्छी खासी मार्केट में बनती हुई देखने मिलेगी। करंटली जो स्टॉक्स और सेक्टर्स हमें देखने मिल रहे हैं जो मार्केट को सपोर्ट देते हुए देखने मिल रहे हैं वो यहाँ से एफएमसीजी और कंज्यूमर स्टॉक्स में हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक सपोर्ट बना है। बाकी सब स्टॉक्स में हम देखें यहाँ से तो एक ब्रेक लगी हुई है, ऑलमोस्ट रेंज में एक चलते हुए देखने मिल रही है। सो मैं कहूँगा स्टॉक में कोई भी सिलेक्शन करना है तो यहाँ से एफएमसीजी या कंज्यूमर पैक में यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी सब स्टॉक्स के लिए मैं कहूंगा यहाँ से वेट एंड वॉच करना चाहिए। चलिए, तो निफ्टी पे आपको अभी पोजीशन नहीं लेनी चाहिए क्योंकि एक दिन की छुट्टी है। बाकी सेक्टर्स में आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए और एफएमसीजी जो है वहाँ पे खरीदारी करना है। तो सर एक बात बताइए, अपने स्टॉक्स आपने कौन से चुने वो बताइए और क्या एफएमसीजी स्पेस से कोई स्टॉक है आपके रडार पर? डेफिनेटली वो कंज्यूमर स्पेस से स्टॉक्स है। सबसे पहला जो काउंटर है यूनाइटेड स्पिरिट हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है। ये काउंटर हम देखिए करंटली 50 और 100 और 200 डीएमए का ब्रेकआउट पे ये काउंटर तैयारी कर रहा है। जो हिसाब से हम सेटअप देखते हैं बनते हुए देखने मिल रहे हैं, ओवरऑल वॉल्यूम हम देखें यहाँ से तो पिछले 5-6 दिन के अंदर वॉल्यूम भी डिसेंट फ्रंट पे एडिशन होते हुए देखने मिल रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ से पिछले 4 से 5 हफ्तों से हम देख रहे हैं काउंटर में एक अच्छी खासी तेजी डाउनसाइड के लेवल से बनी हुई है। सो मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम इंटेक रहेगा। अपसाइड में जो हिसाब से हम देखें तो यहाँ से गैप का जो रेजिस्टेंस आ रहा है 1485 के लेवल वहां पे जा सकता है। तो काउंटर 1485 के टारगेट्स के लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने की सलाह रहेगी। 1430 का स्टॉप लॉस लगाकर और जो सेकंड काउंटर है वह पीडी लाइट। ओवरऑल हम देखिए यहाँ से तो यहाँ से पेंट काउंटर में भी अच्छी खासी बाइंग बनी हुई है। एशियन पेंट हम देखें तो 2 दिन से एक वॉल्यूम के साथ बाइंग बनी हुई है। साथ ही साथ पीडी लाइट में भी एक अच्छी खासी उछाल कल के दिन में हमें देखने मिली थी। मुझे लग रहा है आज के दिन में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है। लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने की सलाह रहेगी। जो हिसाब से हम देखें पीडी लाइट में तो अपसाइड में 3000 के टारगेट के लिए लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने की सलाह रहेगी। डाउन साइड में 2930 का स्टॉप लॉस लगाकर। ओके, चलिए, तो ये 2 स्टॉक्स है जहाँ पे आपको खरीदारी करना है, कंजम्पशन स्पेस से ही है। यूनाइटेड स्पिरिट्स 1485 के लेवल के लिए और पिडिलाइट 3000 के लेवल के लिए आप कर सकते हैं
खरीदारी। चलिए, तो ये तो बात हो गई सर के पिक्स की, लेकिन अब वक्त हो चुका है मुनाफे के ऑप्शन का। चलिए, और मुनाफे का ऑप्शन बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एंजल वन के राजेश भोसले सर। राजेश जी, आपने 2 दिन पहले मुझे याद है गोदरेज कंज्यूमर दिया था और वहां पे बेहतरीन तेजी देखने मिली। अब तो पूरा का पूरा एफएमसीजी स्पेस चल रहा है। बताइए सर, आज का पिक कौन से स्पेस से है? क्या इस स्पेस से रिलेटेड है? जी नमस्कार वरुण जी। देखिए, मार्केट डाउन है बट नो डाउट स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। आज हमारा बाय कॉल है हुडको पे। देखिए, हुडको में डेली चार्ट में काफी अच्छा कप एंड हैंडल ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। फ्यूचर्स में भी अगर आप देखें तो काफी अच्छे लॉन्ग फॉर्मेशन है। वॉल्यूम्स भी एवरेज वॉल्यूम्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो हुडको काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। एंड 215 का हुडको का कॉल बाय कर सकते हैं। 7 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। लॉट साइज है 2425 का। स्टॉप लॉस रखना है 4 रुपए 80 पैसे का और टारगेट रहेंगे 11 रुपए 20 पैसे के। जो मैक्सिमम लॉस होगा एज पर द स्टॉप लॉस वो होगा 5335 का एंड टारगेट प्रोबेबिलिटी होगी 10,185 का। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है वरुण जी। देखिए, मार्केट काफी वॉलेटाइल है और अनसर्टन है, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ हुड को बाय कीजिए। चलिए, तो अनसर्टेनिटी है तो यहाँ पे हुड को आपको बाय करना है। शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन पिक हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो 215 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, 7 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 11 रुपए 20 पैसे का आपको रखना है टारगेट और 4 रुपए 80 पैसे का आप रखिएगा एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। देखिए ना, क्योंकि ये एक एफएनओ ट्रेड है तो हमारा डिस्क्लोजर सुन लीजिएगा। एक तो आपको स्टॉप लॉस काफी स्ट्रिक्ट रखना है, साथ ही साथ एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोग नुकसान करते हैं और औसतम नुकसान जो है वो 50,000 रुपए के आसपास का होता है। तो इसके लिए सोच समझ के कीजिएगा ट्रेडिंग। चलिए, ये तो हो चुका है ऑप्शन का फोनर, लेकिन हाँ, साथ ही साथ और काफ़ी सारे स्टॉक्स है जहाँ पे फोकस करते हैं। आज ऑटो स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी है, खासकर एस्कॉर्ट्स जैसे काउंटर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल रही है। बाकी भी ऑटो स्टॉक जो है वो थोड़ी बहुत रफ्तार में है। अमित जी, ऑटो स्टॉक्स में आपको कुछ पसंद आता है? क्योंकि रेट कट भी हो गया और ये स्काईमेट का अनुमान भी आ गया, तो जाहिर सी बात है एस्कॉर्ट्स जैसे काउंटर जो कि ट्रैक्टर बनाते हैं इनको तो फ़ायदा ही है। डेफिनेटली हम देखें यहाँ से एस्कॉर्ट में एक अच्छी खासी बाइंग तो बनी हुई है, बट अपसाइड में अभी तक हम देखें यहाँ से तो रेजिस्टेंस का क्लियरेंस बनते हुए देखने नहीं मिल रहा है। अपसाइड में जो इस सबसे हम देखें 3165 का एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर स्टेबल होना बहुत जरूरी है। 3165 के ऊपर जैसे काउंटर स्टेबल होता है या क्लोजिंग देता है तो उसके बाद मैं कहूँगा ये काउंटर 3280 से 3300 के लेवल के रेडी हो जाएगा। सो करंटली वेट एंड वॉच करना है, जैसे 3165 के ऊपर निकल रहा है, स्टेबल हो रहा है, उसके बाद लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये राय आती हुई एस्कॉर्ट्स पे। याद रखिएगा, ये सारे के सारे स्टॉक्स जो है वो कहीं ना कहीं 2 रीज़न से आज अच्छे खासे बस कर रहे हैं। और कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे अच्छा खासा एक्शन है। आईटीआई को देखिएगा, इस स्टॉक में भी अच्छी खासी तेज़ी है। कंपनी को भारत नेट फेज 3 प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे L1 बिडर जो है वो घोषित हुई है ये कंपनी। और ये स्टॉक वैसे तो ऐसे ही है, थोड़ी सी भी खबर आ जाती है तो काफ़ी चल जाता है। आज देखिए 4-4.5% के आसपास की तेज़ी है। अमित जी, आईटीआई को लेके क्या कहेंगे? काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है ये। वोलेटाइल स्टॉक है और करंटली हम देखें काउंटर यहाँ से ट्रेड टू ट्रेड में भी चलते हुए देखने मिल रहे हैं। मैं कहूंगा यहाँ से अपसाइड में भी हम देखें तो 1500 का डीएमए का रेजिस्टेंस यहाँ से बनते हुए देखने मिल रहा है 270 के लेवल पे। और डाउन साइड में करंटली हम देखें यहाँ से तो ऑलमोस्ट एक काउंटर सपोर्ट के आसपास ही चलते हुए देखने मिल रहा है। तो जिनके भी पास लॉन्ग की पोजीशन है उनके लिए मैं कहूंगा 230 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड रखे रखिए पोजीशन। ये काउंटर जैसे ही अपसाइड में 270 के ऊपर निकल रहा है उसके बाद अच्छी खासी एक मोमेंटम देखने मिलेगी। चलिए, तो 270 के ऊपर निकलेगा तो आपको शायद अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकती है। बाकी लेवल्स जो है वो अमित जी ने आपको बता दिए हैं, तो यहाँ पे खास नज़र रखिएगा। एक तो वॉलेटाइल काउंटर है, ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते और कुछ और स्टॉक्स है और इन पे भी फोकस कर लेते हैं। आज देखिएगा मुथूट, मन्नपुरम, यहाँ पे गिरावट देखने मिली क्योंकि आरबीआई की तरफ से जो बयान आया था शुरुआत में कि गोल्ड फाइनेंसिंग जो है उसको लेके अपने नॉर्म्स टाइटन करेंगे, उसके बाद क्लेरिफिकेशन आया कि नहीं, हम ऐसा कुछ सोच नहीं रहे हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी है। और इसके लिए आप देख रहे हैं कि मुथूट फाइनेंस, मन्नपुरम लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। खासकर मुथूट फाइनेंस में 6-6.25% के आसपास की गिरावट देखी जा रही है। अमित जी, मुथूट, मन्नपुरम, इनमें से कोई स्टॉक आपके रडार पे? लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने के लिए वेट करने की सलाह रहेगी। करंटली जो हिसाब से हमने फॉल देखा आज के सेशन में वही हिसाब से हमें देखने मिला, तो डाउन साइड में मुथूट फाइनेंस का जो सपोर्ट लेते हुए देखने मिले वो 200 डीएमए का जो सपोर्ट
सपोर्ट था 2025 का, वो सपोर्ट लेते हुए देखने मिल रहा है, वहां से एक रिवर्सल बनते हुए देखने मिल रहा है। अपसाइड में काउंटर जैसे 2250 के ऊपर निकल रहा है, उसके बाद ही स्टेबिलिटी देखने मिलेगी, वरना जो हिसाब से आज का फॉल आया है, ये फॉल यहाँ से हम देखें तो यहाँ से फ्लक्चुएशन और हमें 2-3 दिन देखने मिल सकते हैं। तो मैं कहूंगा थोड़ा बहुत वेट करना चाहिए यहाँ से मुथूट फाइनेंस के लिए। और मन्नपुरम की बात करें यहाँ से, तो मन्नपुरम अभी भी काउंटर स्टेबल लग रहा है करंटली जो हिसाब से हमें देखने मिल रहा है। तो जिनके पास लॉन्ग की पोजीशन, उनके लिए मैं कहूंगा 214 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड रखे पोजीशन। जब तक 214 का लेवल होल्ड करके रखे, काउंटर की स्ट्रेंथ पॉजिटिव रहेगी। अपसाइड में काउंटर जैसे ही 230 का लेवल का क्लियरेंस आता है, उसके बाद मैं कहूंगा यहाँ से मोमेंटम देखने मिल सकता है। ओके, चलिए, तो ये राय आती हुई मुथूट और मन्नापुरम पे। लेकिन चलिए एक और चीज़ पे फोकस कर लेते हैं, और वो है टैरिफ वॉर। दरअसल चीन और अमेरिका में चल रहे टैरिफ वॉर से क्या भारत को बड़ा फायदा हो सकता है? क्या भारत के पास चीन का विकल्प बनने की क्षमता है? इस पर हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यवर्तन ने एक खास रिसर्च की है। तो पहले सुन लेते हैं कि क्या है ये रिसर्च। अभिषेक, क्या है ये रिसर्च, बताइए। क्या मतलब इंडिया रिप्लेस कर लेगा चाइना को? वरुण, देखिए, रिप्लेस करना तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक विकल्प के तौर पर भारत शायद इमर्ज हो सकता है यहाँ से। अब अमेरिका नहीं चाहेगा कि जो भी बड़ी इकोनॉमीज हैं या फिर जो बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब हैं, सबसे वो दुश्मनी मोल लें। अमेरिका अपनी टोटल ज़रूरतों का करीब करीब 15% के आसपास चीन से इंपोर्ट करता है, और अब चीन पर लग गया है 100% टैरिफ। हो सकता है कि भारत को एक विकल्प के तौर पर अमेरिका देखे। हालांकि थोड़ी सी दूर की चीज़ ज़रूर है, उस पर आगे हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन चीन से जो अमेरिका के रिश्ते रहे हैं, वो हाल फिलहाल नहीं, काफ़ी टाइम से वो तल्ख चल रहे हैं। ऐसे में इस बात की संभावना जताई जा रही है कि भारत पर शायद थोड़ी डिपेंडेंस भारत अमेरिका की बढ़े। और देखिए, अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि उसके यहाँ चीज़ें महंगी हो। भारत से जो ऑलरेडी अभी इंपोर्ट हो रहा है, अब उसमें हम देख रहे हैं कि टेक्सटाइल्स है, जेम्स ज्वेलरी हैं, दवाएं हैं, आईटी सर्विसेज हैं, ये तो कर रहा है अमेरिका। लेकिन चीन में जो चीज़ें हो रही हैं, हो सकता है कि शायद थोड़ा सा इसको भारत को एडवांटेज मिल जाए। अगर अमेरिका के हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट की अगर हम बात करें, तो मैक्सिको से 16% का इंपोर्ट करता है, चीन से करीब 14% के आसपास का, कनाडा से 13% का, और भारत इस लिस्ट में 9वें नंबर पर आता है। और भारत का अमेरिका के टोटल इंपोर्ट में जो हिस्सा है वो है 3% से भी कम। और अगर हम बिलियन में बात करें तो करीब $90 बिलियन के आसपास का इंपोर्ट करता है अमेरिका, जो कि बहुत कम है। अगर मान लीजिए ये 3 बिलियन से बढ़ के अगर 5 बिलियन 6 बिलियन भी हो जाता है, तो शायद भारत के लिए मौके यहां से बन सकते हैं। ये पॉसिबल सिनेरियोज हैं, हालांकि दूर की बात है, लेकिन हम उस चीज की चर्चा कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में भारत कहां पर खड़ा है, ये भी सवाल है कि दुनिया भर की अगर हम मैन्युफैक्चरिंग वाले बड़े देशों की बात करें, भारत कोशिश तो कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभरने की, लेकिन भारत है कहां पर? चीन का दुनिया के टोटल मैन्युफैक्चरिंग में हिस्सा है 30% का, अमेरिका की करीब 16.25%, और भारत की है 2.9%। यानी कि अगर आप चीन से तुलना करेंगे तो 1/10 भी नहीं है भारत, उससे भी कम है। साइज काफी छोटा है। इसलिए भी हम कह सकते हैं शायद यहां से अगर अपॉर्चुनिटी बढ़ती है तो भारत को उसका बेनिफिट हो सकता है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में चीन से अगर तुलना करें कि भारत कहां पर खड़ा है, तो कई सारे पैरामीटर्स हमने निकाले हैं। पहली चीज तो ये कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में चाइना मजबूत है, भारत इमर्जिंग है। स्केल और मैच्योरिटी की बात करें तो चाइना में स्केल काफी ज्यादा है, भारत में स्केल अभी छोटा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में चाइना काफी ज्यादा एडवांस्ड है, भारत अभी इमर्ज कर रहा है, डेवलप कर रहा है। लेबर कॉस्ट की बात करें तो उसमें भारत के पास एडवांटेज है, चीन में ज्यादा है, भारत में लेबर कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी कम है। सरकार से अगर हम सपोर्ट की बात करें तो चीन में काफी ज्यादा है, वहां पर गवर्नमेंट से सपोर्ट, भारत में वो चीजें धीरे धीरे करके बढ़ रही हैं। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो चाइना में काफी डाइवर्सिफाइड सेक्टर हैं, मतलब तमाम सेक्टर में चीन के पैठ काफी ज्यादा मजबूत है। अगर हम भारत की बात करें, टेक्सटाइल में है, ऑटो में है, सेमीकंडक्टर में शुरुआत हो जा रही है, तो बड़े लिमिटेड सेक्टर्स हैं भारत के जहां भारत की डोमिनेंस है या फिर पैठ बनाने की कोशिश हो रही है। इंपोर्ट पर निर्भरता की बात करें तो चाइना जो है इंपोर्ट पर निर्भर बहुत कम है, भारत डिपेंडेंट है और चाइना पर ही डिपेंडेंट है। तो देखिए, हम तुलना तो ये कर रहे हैं कि अच्छा चीन के मुकाबले भारत कहां पर है, लेकिन चीन अभी इन सब मामलों में काफी ज्यादा आगे है। यूएस के इंपोर्ट में अगर हम चीन की हिस्सेदारी की बात करें तो जो कुछ अहम चीजें हैं जिसका कि यूएस इंपोर्ट करता है, आप उसमें देखेंगे अकेले 76% स्मार्टफोन चीन से इंपोर्ट हो रहे हैं,
78% पोर्टेबल कंप्यूटर चीन से इंपोर्ट हो रहे हैं, 70% लिथियम आयन बैटरी वो चीन से आ रहा है, खिलौने 77%, वीडियो गेम और कंसोल 87%, और चीन के बाद कोई दूसरा अगर विकल्प है तो वो है ताइवान, वियतनाम। भारत कहीं पर भी नहीं। और क्या भारत इन चीजों की मैन्युफैक्चरिंग करता है? शायद नहीं, अभी कोशिश हो रही है। तो अगर मौके अगर बन भी रहे भारत के लिए तो शायद बड़ा लंबा अभी इंतजार करना पड़ेगा चीजों को दुरुस्त करने को लेकर। अमेरिका का अगर हम चीन से 2024 में बड़े अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स 127 बिलियन का, मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर 85 बिलियन का, खिलौने, वीडियो गेम वो करीब $32 बिलियन के आसपास का। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब उन क्षेत्रों में चीन का डोमिनेंस है जहां पर भारत अभी सोच रहा है, जहां पर अभी पहला कदम रख रहा है। अच्छा, सवाल यह है कि क्या अगर मौके बनते हैं तो भारत उनको लपक पाएगा? ये सबके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा। देखिए, कई सारी कंपनीज हैं जो चीन+1 स्ट्रेटजी के तहत काम करना चाहती हैं और ये चाहती है कि सिर्फ चीन में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर डिपेंडेंस ना रहे, सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई किया जाए, तो उसका भारत को फायदा देखिए मिल सकता है। लेकिन भारत का अभी जो कंसंट्रेशन या फिर जो फोकस है वो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर है, इसके अलावा टेलीकॉम पर है, सेमीकंडक्टर पर है, और ये चीजें हम देख रहे हैं कि अमेरिका ज्यादा भारत से इंपोर्ट कर नहीं रहा है। भारत लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में चीन का मजबूत और सस्ता विकल्प है, ये भारत के पक्ष में जरूर जाती हैं चीजें। लेकिन जिन प्रोडक्ट्स में चीन का दबदबा है, भारत की मैन्युफैक्चरिंग उनमें बहुत ही कम है। और आखिर में कि भारत के लिए बड़ी चुनौतियां क्या हैं, अगर भारत को मान लीजिए कंपीट करना है, अगर मौके अगर आते हैं उनको ग्रैब करना भी है, तो चैलेंजेस क्या है? पहली चैलेंज ये है कि भारत में जो पोर्ट और लॉजिस्टिक्स की जो क्षमता है वो कम है, अपग्रेडेड भी नहीं है, चाइना के स्केल की नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े सुधार की जरूरत है। इसके अलावा कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में सपोर्ट करने को लेकर भारत अभी उतना सक्षम नहीं है, उतना पावरफुल अभी नहीं है। एक और चीज कि वियतनाम और मैक्सिको जैसे देशों से जो कि चाह रहे हैं चीन का विकल्प बनना, वो भारत को बड़ी टक्कर दे भी रहे हैं। और इन दोनों देशों का अगर हम अमेरिका के इंपोर्ट के लिहाज से बात करें तो भारत से शेयर कहीं ज्यादा है, ये एक चीज है। और आखिर में कि अगर आपको कंपीट करना है ग्लोबल फ्रंट पर तो आपको स्किल्ड मैन फोर्स की जरूरत, मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, और वो भारत के पास शायद अभी कम है कंपटीशन के लिहाज से। तो ये सारी चैलेंजेस हैं। तो अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं, लेकिन चैलेंजेस हैं। अगर हमें मार्केट शेयर बढ़ाना भी है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में तो थोड़ी से दूरगामी प्रयास करने पड़ेंगे और बड़े प्रयास करने पड़ेंगे भारत को यहां से। ओके, शुक्रिया अभिषेक, ये पूरा डिटेल हम तक पहुंचाने के लिए, विस्तार से बताने के लिए कि भारत कहां स्टैंड करता है और आगे भारत को क्या करने की जरूरत है। तो काफ़ी सारी इफ्स एंड बट्स है, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन इन अपॉर्चुनिटीज़ को भारत किस तरह से यूटिलाइज करेगा ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए इस नोट पे एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब आपके साथ जुड़ेंगे तो और स्टॉक्स पे बातचीत करेंगे। चलिए ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। ब्रेक पे जाने के पहले हमने भारत और चीन की बात की थी, तो एक काम करते हैं, उनसे रिलेटेड सेक्टर जो है उन पे भी एक बार फोकस कर लेते हैं। खासकर मेटल्स को आप देखिएगा, आज अच्छी खासी पिटाई मेटल सेक्टर्स की हो रही है और मेटल स्टॉक्स बेहद ही कमज़ोर है। और इनफैक्ट पूरी इस हफ्ते अगर आप देखेंगे तो वेदांता, टाटा स्टील, नैल्को, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे 17 से 18% के आसपास की गिरावट जो है वो देखी गई है। अमित सर, कोई स्टॉक मेटल सेक्टर में से आपको पसंद आता है? इनकी तो बहुत बुरी पिटाई हो रही है। देखिए, यहाँ से तो निफ्टी मेटल इंडेक्स यहाँ से हम देखें, करंटली मुझे लग रहा है यहाँ से सपोर्ट्स का एक ब्रेकडाउन आते हुए हमें देखने मिल रहा है। करंटली वीकली और मंथली चार्ट दोनों का ब्रेकडाउन आते हुए देखने मिल रहा है, और डाउन साइड में जो हिसाब से सपोर्ट शिफ्टिंग होते देखने मिल रहा है वो डायरेक्टली 75-80 के लेवल पे निफ्टी मेटल आते हुए देखने मिल रहा है। तो आने वाले दिन में थोड़ा बहुत और प्रेशर बनते हुए देखने मिलेगा। मैं कहूँगा अभी जो भी यहाँ से स्टॉक यहाँ से सेंटिमेंटल वाइज थोड़े बहुत यहाँ से कॉशियस रह सकते हैं, वो सब स्टॉक्स में थोड़ा बहुत हमें यहाँ से अवॉइड करना चाहिए लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने के लिए। जैसे ग्लोबल सेंटिमेंट यहाँ से स्टेबल होती है उसके बाद मैं कहूँगा ये सब मेटल, फार्मा, वो सब काउंटर्स में वापस लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। बट करंटली ये सब काउंटर्स मुझे लग रहा है और आने वाले जो में थोड़ी बहुत प्रेशर बनते हुए देखने मिलेगी। बहुत और प्रेशर जो है वो बनते हुए आपको देखने मिल सकता है। चलिए कुछ और स्टॉक्स की चर्चा करते हैं। एक स्टॉक मेरे रडार पे आया है, छोटा स्टॉक है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। पूरे हफ्ते में अगर आप देखेंगे तो करीब 13% के आसपास का उछाल जो है वो ये स्टॉक दिखा चुका है। सर, इसके चार्ट्स कैसे लगते हैं? छोटा टिकट साइज का स्टॉक है लेकिन चलते जा रहा है।
चार्ट हम देखें यहाँ से तो पॉजिटिव देखने मिल रहे हैं करंटली। जो हिसाब से हम देखें यहाँ से तो रेंज ये जो काउंटर की बनी हुई है 41 के लेवल तक बनी हुई है। 41 के ऊपर एक काउंटर का वीकली क्लोजिंग आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अक्टूबर से हम देखें यहाँ से तो 41 से यहाँ से लेकर 32 के रेंज में काउंटर अक्टूबर से कंटिन्यूसली चलते हुए देखने मिल रहे हैं। तो यहाँ से जो ब्रेकआउट चाहिए हमें 41 के ऊपर वीकली क्लोजिंग चाहिए। जैसे 41 के ऊपर वीकली क्लोजिंग आता है उसके बाद मैं कहूँगा एक काउंटर 46 से 54 के लेवल के लिए तैयारी कर लेगा। वॉल्यूम बहुत ही अट्रैक्टिव है, पिछले 5-6 दिन के अंदर वॉल्यूम भी अच्छी खासी बनी हुई है। डाउन साइड में यहाँ से मंथली चार्ट देखे तो मंथली चार्ट पे भी हमें देखने मिल रहा है यहाँ से एक राउंडिंग फॉर्मेशन बनते हुए देखने मिल रहा है। सो ओवरऑल डेटा फ्रंट पॉजिटिव लग रहा है, यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। जब मेजर मूवमेंट हमें देखने मिलेगा वो 41 के ऊपर देखने मिलेगा। ओके चलिए, तो 41 के ऊपर जो है वो नेक्स्ट लेग ऑफ मूवमेंट आपको देखने मिलेगा। वैसे तो पॉजिटिव मोमेंटम देखा जा रहा है स्टॉक में। चलिए शो को रैप अप करते हैं, अमित जी से लेते हैं विदा। अमित जी, कोई डिस्क्लोजर? जो भी स्टॉक्स के बारे में हमने चर्चा की, मेरी पर्सनल पोजीशन कोई भी स्टॉक्स में नहीं है, बट क्लाइंट के साथ रिकमेंड की हो सकती है। चलिए शुक्रिया अमित जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और स्टॉक्स पे चर्चा करने के लिए, साथ ही साथ मार्केट पे अपनी राय देने के लिए। इस शो में तो इतना ही, लेकिन हाँ आखिरी का 1.5 घंटे का ट्रेडिंग सेशन बचा है और याद रखेगा कल छुट्टी है, तो छुट्टी के पहले क्या करना है, क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, ये आपको सब बताएंगे अगले शो में। आप बने रहिए 18 आवर्स स्वदेश के साथ।